illegal taking of another property, है illegal taking of another's property without consent. अब ये थेफ्ट की बता दी डिफिनेशन आपने। लीगल अब टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटॉर्शन में विदाउट लिख लीजिए, एक्सटॉर्शन में वाले पार्ट में लिखिए ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग टू अदर्स, टू और रॉबरी में लिख लीजिए टेकिंग प्रॉपर्टी, रॉबरी में लिख रहे हैं आप टेकिंग प्रॉपर्टी with hurt, death, or restraint, or fear of instant hurt, death और restraint। ये तीन तरह से आपने बता दी कि तीनों की अलग अलग जो डिफिनेशन के बेस पे डिफरेंस है। नेक्स्ट, fear of hurt, death, fear of instant hurt, death और restraint। नेक्स्ट, अब आप बता रहे हैं डिफरेंस कंसेंट के बेस पे, यानी तीसरी आप हेडिंग डाल लेंगे कंसेंट, और थेफ्ट वाले कॉलम में लिखेंगे नो कंसेंट, नो कंसेंट, नो कंसेंट एट ऑल, नो कंसेंट एट ऑल। नेक्स्ट, अब एक्सटॉर्शन वाले पार्ट में लिखिए कंसेंट, कंसेंट wrongfully obtained, यानी आपने गलत तरीके से कंसेंट ले ली है, कंसेंट wrongfully obtained। रॉबरी में लिख लीजिए बोथ मे और मे नॉट ऑब्टेन कंसेंट। नेक्स्ट डिफरेंस लिख लिए प्रॉपर्टी के ग्राउंड पे, हेडिंग आपकी होगी प्रॉपर्टी। अब थेफ्ट वाले में लिख लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट वाले कॉलम में मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी थेफ्ट में प्रॉपर्टी का जो नेचर है वो क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। एक्सटॉर्शन में मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ प्रॉपर्टीज, एक्सटॉर्शन में आपने लिख लिया मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ प्रॉपर्टीज। और रॉबरी में बोथ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, फियर, फियर, फियर में, फियर के सामने थेफ्ट वाले में लिखिए एलिमेंट ऑफ फियर इज एब्सेंट, थेफ्ट वाले कॉलम में एलिमेंट ऑफ फियर इज एब्सेंट। सर ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, मैं बीच में चला गया था। ये चौथा हो गया, पांचवा है सर, पांचवा हो फिफ्थ फियर। डिफरेंस। हाँ, फिफ्थ डिफरेंस फियर के ग्राउंड पे आप कर रहे हैं, तो अब थेफ्ट वाले में लिख रहे हैं आप एलिमेंट ऑफ फियर इज एब्सेंट। एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ इंजरी इज प्रेजेंट, फियर ऑफ इंजरी इज प्रेजेंट। अब रॉबरी वाले में लिख लीजिए इंस्टेंट फियर, इंस्टेंट फियर,
इज प्रेजेंट, इंस्टेंट फियर इज प्रेजेंट, यानी एक्सटॉर्शन में केवल फियर है, नॉर्मल फियर है, और रॉबरी में इंस्टेंट फियर है। नेक्स्ट, एक्टस रियस, एक्टस रियस के ग्राउंड पे आप डिफरेंस कर रहे हैं आप, तो थेफ्ट में लिख लीजिए टेकिंग by accused, taking by accused from possession of victim, taking by accused from possession of victim, यानी जिस व्यक्ति के पोजेशन में है, जो विक्टिम है, उससे एक्यूज्ड खुद ले रहा है। अब एक्सटॉर्शन में डिलीवर्ड बाय विक्टिम टू एक्यूज्ड, एक्सटॉर्शन में विक्टिम जो है खुद फियर की वजह से देता है एक्यूज्ड को। नेक्स्ट, रॉबरी में बोथ, यानी वहां एक्यूज्ड ले भी सकता है, जब वो थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट होगी तो एक्यूज्ड लेगा, और जब एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट होगा तो एक्यूज्ड को विक्टिम देगा, यानी दोनों चीजें वहां पे हो सकती हैं। नेक्स्ट, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के ग्राउंड पे डिफरेंस कर रहे हैं आप, तो थेफ्ट में लिखिए पनिशेबल सेपरेटली, जो थेफ्ट का अटेम्प्ट होगा उसके बारे में बात हो रही है कि पनिशेबल सेपरेटली अंडर सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस, यानी थेफ्ट के अटेम्प्ट के लिए थेफ्ट वाले चैप्टर में कोई प्रोविजन नहीं है, बल्कि उसके लिए अलग से प्रोविजन है। अटेम्प्ट का एक चैप्टर ही है आपका, उस चैप्टर में इसको पनिशेबल बनाया गया है। सर सेक्शन कौन सा बोला था बीएनएस? 62 ऑफ बीएनएस, पनिशेबल सेपरेटली अंडर सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। अब एक्सटॉर्शन में लिखिए पनिशेबल अंडर प्रोविजन ऑफ एक्सटॉर्शन, punishable under provision of extortion itself, यानी एक्सटॉर्शन वाले प्रोविजन में ही अटेम्प्ट को या अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन को पनिश किया गया है या पनिशेबल बनाया गया है। नेक्स्ट, रॉबरी के लिए लिख लीजिए अटेम्प्ट टू रॉबरी इज पनिशेबल अंडर प्रोविजन ऑफ रॉबरी इटसेल्फ, यानी रॉबरी के ही प्रोविजन में उसके अटेम्प्ट को भी पनिशेबल बनाया गया है। नेक्स्ट ग्राउंड है आपका प्राइवेट डिफेंस। अब थेफ्ट वाले पार्ट में लिखिए प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल अगेंस्ट थेफ्ट, प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल अगेंस्ट थेफ्ट। एक्सटॉर्शन वाले पार्ट में लिखिए प्राइवेट डिफेंस नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एक्सटॉर्शन, प्राइवेट डिफेंस नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एक्सटॉर्शन। अब रॉबरी वाले में लिखिए प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल अगेंस्ट रॉबरी, यानी थेफ्ट में और रॉबरी में अवेलेबल है प्राइवेट डिफेंस, एक्सटॉर्शन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर नहीं होता है, इसलिए ये अवेलेबल नहीं है। अब ग्रेविटी लिख लीजिए, ग्रेविटी या नेचर, कोई एक हेडिंग डाल लीजिए ग्रेविटी। सर रॉबरी में प्राइवेट डिफेंस है ना? हाँ, रॉबरी में है। अब आप ग्रेविटी के बेस पे डिफरेंस कर रहे हैं। थेफ्ट वाले में लिखिए सिंपल देन एक्सटॉर्शन, सिंपल देन एक्सटॉर्शन, यानी थेफ्ट जो है वो सिंपल है एक्सटॉर्शन की अपेक्षा और रॉबरी की अपेक्षा। सिंपल देन एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी, सिंपल देन एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी। और एक्सटॉर्शन में लिखिए ग्रीवियस देन थेफ्ट, ग्रीवियस देन थेफ्ट बट सिंपल देन रॉबरी, यानी ये बीच का है, रॉबरी से सिंपल है और थेफ्ट से ग्रीवस है या सीरियस नेचर का है। और रॉबरी में लिख लीजिए ग्रीवस देन बोथ एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट या थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन।
सर एक्सटॉर्शन में क्या होगा? एक्सटॉर्शन में ग्रीवस देन थेफ्ट बट सिंपल देन रॉबरी। और रॉबरी में आपने लिख लिया ग्रीवस देन बोथ, यानी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों से ग्रीवस है। नेक्स्ट पनिशमेंट हेडिंग डाल लीजिए। पनिशमेंट के ग्राउंड पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तीनों में, तो थेफ्ट वाले में लिख लीजिए थेफ्ट इज punishable with imprisonment of 3 years to 10 years। 3 years to 10 years, यानी जो थेफ्ट में सबसे सिंपल ऑफेंस होगा थेफ्ट का, उसके लिए 3 इयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट है, और जो ग्रीवस थेफ्ट होगी उसके लिए 10 इयर्स। अब एक्सटॉर्शन में लिखिए 7 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 7 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, उसके ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। अब रॉबरी में लिख लीजिए 10 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी थेफ्ट में स्टार्टिंग पनिशमेंट 3 इयर्स, एक्सटॉर्शन में 7 इयर्स और रॉबरी में 10 इयर्स से स्टार्टिंग होगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक वो जा सकता है। नेक्स्ट सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये पूछना था कि ये 3 इयर्स 7 इयर्स या 10 इयर्स है, ये मिनिमम है या अप टू 3 इयर्स भी हो सकता है? अप टू जितने भी पनिशमेंट आईपीसी में है, रेयर केस को छोड़ के, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के सभी अप टू तक ही होते हैं। ठीक है सर। हाँ, तो अब नेक्स्ट आप ग्राउंड ले रहे हैं कंपाउंडेबल। नोट्स सॉरी, नोट्स में सर, हाँ सर, नोट्स में जो ये सेक्शन दे रखे हैं 383 दे रखा है इसमें। हाँ, ये क्या कोई चूंकि दिक्कत? आपका आईपीसी का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नई वाली सेक्शन मेंशन कर लीजिएगा, बाकी सब कंसेप्ट सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। ओके सर। हाँ, अगला ग्राउंड लिखिए कंपाउंडेबल। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए थेफ्ट में थेफ्ट इज नॉर्मली कंपाउंडेबल ऑफेंस। थेफ्ट इज नॉर्मली कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल का मतलब जिसमें कि पार्टीज कंप्रोमाइज कर सकती हैं, समझौता कर सकती हैं, इसी बात को आप कह रहे हैं। मतलब वो अपने केस को विथड्रॉ कर सकते हैं पार्टी खुद, और दूसरे केसेस में पार्टीज अपने आप में आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, केस को विथड्रॉ नहीं कर सकती हैं। स्टेट बीच में आ जाएगा। हाँ, स्टेट बीच में आ जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद एक्सटॉर्शन में लिखिए एक्सटॉर्शन इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। एक्सटॉर्शन इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, और रॉबरी में भी सेम हो जाएगा, रॉबरी इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट थेफ्ट इज कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल। सर पॉइंट क्या बनेगा? इसका पॉइंट आप नेचर ऑफ ऑफेंस लिख सकते हैं, नेचर ऑफ ऑफेंस। थेफ्ट इज कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल एंड ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट थेफ्ट के ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है, कोई स्पेसिफिक मजिस्ट्रेट की बात नहीं की गई है। तो सबसे छोटा मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, इसलिए सेकंड क्लास इसका ट्रायल करेगा। तो ये नॉन बेलेबल होगा? हाँ, ये नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। अब इसको लिख लीजिए एक्सटॉर्शन को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1। यहाँ पे अब क्लास 1 आ गया, थोड़ा सा ग्रेविटी बढ़ गई, तो अब जो मजिस्ट्रेट होगा उसका लेवल भी बढ़ा दिया गया। सर एक बार रिपीट कर दिए प्लीज। एक्सटॉर्शन वाला? हाँ जी। हाँ, तो एक्सटॉर्शन में लिखिए एक्सटॉर्शन इज
cognizable, non-bailable and triable by judicial magistrate class 1. और रॉबरी में भी सेम हो जाएगा। अब इसके बाद एक लाइन नीचे लिख लीजिए, इन ऑल रॉबरी there is either theft or extortion, but in theft and extortion no robbery। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी। अब एक नए ऑफेंस को हम लोग देखते हैं। ये ऑफेंस है आपका डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी DMP, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और इसके लिए जो सेक्शन बताई गई है वो है 314, सेक्शन 314, यानी 310 नहीं, डेकोइटी बोले थे आप? नहीं, तो ये जो ऑफेंस है आपका 314 है, ये डिसऑनेस्ट सॉरी, अगर डकैती को करना है तो पहले उसको कर लीजिए और उसमें कुछ अलग से आपको नहीं करना है। सिर्फ एक बात उसमें, एक लाइन आपको जोड़ देनी है कि जब रॉबरी का ऑफेंस 5 और मोर पर्सन, हेलो, यस सर। हाँ, जब रॉबरी का ऑफेंस 5 और मोर पर्सन्स कंजॉइंटली करते हैं, यानी 5 या 5 से अधिक लोग मिल करके रॉबरी का ऑफेंस करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डकैती। यानी व्हेन, अब अगर पॉइंट में अलग अलग लिखना हो तो लिख लीजिए, व्हेन 5 और मोर पर्सन्स conjointly commit or attempt to commit a robbery, यानी जब वो ज्वाइंट होकर के रॉबरी कर रहे हैं या रॉबरी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जिनकी जो संख्या है वो 5 और मोर है, वो 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तब पर्सन्स प्रेजेंट एंड एडिंग, यानी जो पर्सन उस डकैती या उसके अटेम्प्ट के लिए हेल्प कर रहे हैं, एवरी पर्सन सो कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और एडिंग, यानी तब जो व्यक्ति कमिट कर रहे हैं रॉबरी को, अटेम्प्ट कर रहे हैं या उन्हें हेल्प पहुंचा रहे हैं, एड कर रहे हैं, इज सेड टू कमिट डकैती। यानी रॉबरी का ऑफेंस ही होगा उस ऑफेंस को करने में, उसे हेल्प पहुंचाने में या उसका अटेम्प्ट करने में, जब उनकी संख्या, यानी केवल और केवल नंबर ऑफ पर्सन्स के बेस पे रॉबरी कन्वर्ट हो जाती है डकैती में। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो अब इसके लिए एक लाइन बस नीचे पनिशमेंट लिख लीजिए। ये स्टार्टिंग पनिशमेंट इसका भी होगा रॉबरी की तरह से ही 10 ईयर्स, यानी अप टू 10 ईयर्स, और हाईएस्ट जो इसका पनिशमेंट होगा वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सर ये कौन से सेक्शन में है? 310, यानी 310 BNS। ओके। और डकैती के लिए एक स्पेसिफिक बात यह है आपके नॉलेज के लिए, कभी कभी हो सकता है बिल्कुल शॉर्ट में आपसे पूछ भी ले, कि ये प्रिपरेशन के स्टेज पे भी पनिशेबल होता है। नॉर्मली हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी क्लास की, तो हम लोगों ने बात की थी कि स्टेजेज ऑफ क्राइम, तो स्टेजेज ऑफ क्राइम में हमने बात की थी कि नॉर्मली इंटेंशन और प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, लेकिन
ये डकैती और कुछ ऑफेंसेस और हैं जहां प्रिपरेशन और इंटेंशन को भी पनिशेबल बनाया गया है। तो डकैती को कैसे पनिशेबल बनाया गया है? प्रिपरेशन फॉर डकैती ये पनिशेबल है, और असेंबल्ड फॉर डकैती यानी लोग इकट्ठा हो गए अगर डकैती करने के लिए तो उसे भी पनिशेबल बना दिया गया। इसका मतलब इंटेंशन, लोग असेंबल्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब केवल इंटेंशन है उनका अभी, तो इंटेंशन के स्टेज पे और प्रिपरेशन के स्टेज पे भी डकैती को पनिशेबल बना दिया गया है। ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नए ऑफेंस पे, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, DMP। तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब है कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को मिसयूज कर ले रहा है, अपने ओन यूज के लिए उसे कन्वर्ट कर ले रहा है दूसरे की प्रॉपर्टी को। इसी बात को आप कह रहे हैं डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ जो इसके एलिमेंट बनेंगे, हूएवर जो कोई भी व्यक्ति, ये एक्यूज्ड के बारे में बात हो रही है, डिसऑनेस्टली, दूसरा पॉइंट हो गया डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ भी मूवेबल प्रॉपर्टी सर की बात सेकंड डिसऑनेस्टी के बाद थर्ड बताना दोबारा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए तीनों प्लीज। हूएवर जो कोई, यानी यहाँ पे किसी कैटेगरी क्वालिफिकेशन की बात नहीं हो रही, जो कोई भी व्यक्ति। सेक्शन कौन सी है? ये है 314 हूएवर यानी ये एक्यूज्ड है और वो कर क्या रहा है? सेकंड पॉइंट डिसऑनेस्टली, तीसरा पॉइंट मिस एप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट कर ले रहा है या अपने यूज में कन्वर्ट कर ले रहा है। नेक्स्ट पॉइंट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जब भी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन की बात होगी तो मूवेबल प्रॉपर्टी ही उसका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकती है। सर ये मूवेबल है इमूवेबल है? मूवेबल, ओके, ओनली मूवेबल। और इसके लिए जो पनिशमेंट होगा वो 6 मंथ से स्टार्ट होकर के 2 इयर्स तक एंड फाइन, 2 इयर्स एंड फाइन। अब इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, ये बहुत अधिक आपसे अलग से नहीं पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, डिफरेंस कभी कभी पूछता है मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि थेफ्ट में आपने बात की कि वो बिना कंसेंट के दूसरे की पोजीशन से प्रॉपर्टी ले रहा है, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूवेबल प्रॉपर्टी दूसरे के पोजीशन से ले रहा है, ये थेफ्ट है। और उसी थेफ्ट में थोड़ा सा उसका ग्रेविटी बढ़ गई। एक्सटॉर्शन में क्या कर रहा है कि फियर काज करके वही प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति को देने के लिए कह रहा है, और रॉबरी में दोनों इन्वॉल्व हो गए, यानी रॉबरी में एक्सटॉर्शन भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकती है। यहाँ क्या बात हो रही है कि प्रॉपर्टी वो व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले नहीं रहा होता है, प्रॉपर्टी उसके पास इनोसेंटली आ जाती है। यानी कैसे आ जाती है? सड़क पे गिरा हुआ सामान वो उठा लेता है, उसने जब लिया तब उसका इंटेंशन अच्छा था, गुड फेथ में ले रहा था। यानी वो लाइब्रेरी में गया अपने फ्रेंड के, जैसे पीछे मैंने एग्जांपल दिया था, और उसे लगता है कि फ्रेंड की परमिशन है बुक लेकर के पढ़ने के लिए। जब वो बुक लेकर के पढ़ने के लिए जाता है तो वो गुड फेथ में यही समझ करके कि कंसेंट है, लेकिन बाद में उसका विचार बदल जाता है और डिसऑनेस्टली उस बुक को सेल करके उसकी जो वैल्यू है उसे अपने ओन यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है या मिस एप्रोप्रिएट कर लेता है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, सड़क पे वो गिरा हुआ कुछ पाता है और उस मान लीजिए पैसा पाता है, तो पैसे पे किसी का नाम लिखा नहीं है, पता नहीं चल पाता किसका है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? चेक पाता है, चेक पे लिखा हुआ है नाम, पता चल सकता है उसे, लेकिन वो खोजने का प्रयास नहीं कर रहा है और उसे एप्रोप्रिएट कर ले रहा है। इसी तरह से अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है दो लोगों की, तो लेता है, उस समय लेते समय गुड फेथ में ले रहा है, लेकिन बाद में सेल करके पूरे कंसिडरेशन को स्वयं के यूज में कन्वर्ट कर ले रहा है। तो कुल मिला के
यानी जो 3 ऑफेंस पहले आपने देखे और डकैती के साथ 4 ऑफेंस, वहां लेते समय ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, दूसरे के पोजीशन से प्रॉपर्टी उसी इंटेंशन से ली जा रही थी, मूव कराई जा रही थी, और यहाँ मूव कराने का कोई एलिमेंट नहीं है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन लेते समय नहीं होगा और दूसरे के पोजीशन से वो नहीं ले रहा है, इसके पोजीशन में सामान आ चुका है इनोसेंटली, सड़क पे गिरा हुआ है तो भी किसी के पोजीशन में नहीं है, ज्वाइंट ओनर से ले रहा है, लेते समय चूंकि गुड फेथ है इसलिए वो बात नहीं है यहाँ पे लागू हो रही है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन वाली। यहाँ इसके पास प्रॉपर्टी इनोसेंटली आ जाती है जब, तब इसका इंटेंशन चेंज होता है कि ये प्रॉपर्टी अब मुझे ले लेनी है, इसलिए ये अपने आप में उन ऑफेंसेस से थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसीलिए यहाँ देखेंगे आप पनिशमेंट भी कम है। अब इसके बाद इसका जो अपोजिट ऑफेंस है वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसा इसका नाम है उसी तरह का इसका कंसेप्ट भी है। सेक्शन क्या है सर? इसका सेक्शन है 316 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट CBT। सर 315 नहीं करना है? नहीं 315 नहीं, उसी का एक्सटेंशन है मिस एप्रोप्रिएशन का। वहां क्या बता दिया गया कि अगर वो सर्वेंट है, क्लर्क है, वो मिस एप्रोप्रिएट करता है तो उसका पनिशमेंट बढ़ जाएगा, बस यही वहां पे। और या किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है तो डेड जो व्यक्ति डेड हो चुका है उसके लीगल एयर्स के पोजीशन में प्रॉपर्टी आने के पहले ही कोई व्यक्ति ले लेता है तो वहां भी पनिशमेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, उसी की बात वहां पे बीच में की गई है। अब इसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या बात की गई कि जैसा मैंने कहा कि जैसा इसका नाम है ट्रस्ट और ब्रीच, यानी ट्रस्ट को ब्रीच कर रहे हैं आप, यानी अब यहाँ पे सीन क्या है, प्रॉपर्टी आपके ऊपर ट्रस्ट करके फेथ करके आपको दी गई। अब बाकी ऑफेंसेस से कैसे ये डिफरेंस हो गया कि यहाँ लेने का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं हो रहा है, बल्कि आपको दी जा रही है प्रॉपर्टी फेथ के साथ, बिलीव के साथ या ट्रस्ट के साथ, आपके ऊपर विश्वास किया गया, आपको प्रॉपर्टी दे दी गई और लेने के बाद तब आपका इंटेंशन चेंज हुआ और आपने उसे अपने ओन यूज में कन्वर्ट कर लिया, इसी को आप कह रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और यही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर होगा नॉर्मल किसी पोजीशन में तो वो सिविल मैटर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्रिमिनल वर्ड लगा दिया गया कि क्रिमिनल यानी ये ऑफेंस है तो इसलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसके बाद इसके एलिमेंट की अगर बात की जाए तो हु एवर, कर दीजिएगा, सॉरी थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। अच्छा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी ऑफेंसेस में हमने देखा कि एक्यूज्ड प्रॉपर्टी लेने के लिए एफोर्ड कर रहा है और दूसरे के पोजीशन से प्रॉपर्टी ले रहा है किसी न किसी रूप में, मिस एप्रोप्रिएशन को छोड़ के। और यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो विक्टिम है वो अपनी प्रॉपर्टी एक्यूज्ड के ऊपर विश्वास करके, फेथ करके, उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको प्रॉपर्टी खुद डिलीवर कर रहा है, खुद दे रहा है उसे, और देते समय एक्यूज्ड भी इनोसेंट पोजीशन में है और विक्टिम तो अपने आप में इनोसेंट है ही है। जब प्रॉपर्टी एक्यूज्ड के पास आ जाती है अब उसके बाद उसका इंटेंशन चेंज होता है और प्रॉपर्टी को वो मिस एप्रोप्रिएट कर लेता है, यानी इसके पहले वाला जो ऑफेंस हम लोगों ने बात की मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो अब मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा है या अपने ओन यूज के लिए कन्वर्ट कर ले रहा है। तो अब इसके एलिमेंट की अगर बात की जाए तो हु एवर ये एक्यूज्ड की बात हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग एन इंटरेस्टमेंट और एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, being an entrustment or any dominion over property। और प्रॉपर्टी के नेचर की बात की जाए तो तीसरा एलिमेंट एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी इसमें इसका सब्जेक्ट मैटर हो सकती हैं, यानी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करना चाहें तो मूवेबल और इमूवेबल। नेक्स्ट, dishonestly misappropriates और अब उसी में ए बी, अब अभी तक चल रहा था 1 2 3 4, ये चौथे में अब ABCD कर लीजिए। डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स, ये ए हो गया। बी के लिए लिख लीजिए कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज,
फिर और सी डिसऑनेस्टली uses or disposes, dishonestly uses or disposes. Next, सर ए पॉइंट और बताना एक बार। ए पॉइंट है आपका डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स, उसी का बी पॉइंट हो गया कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज। सी हो गया डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोजेस। अब उसका डी हो गया वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन। अभी सबकी हम लोग बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन। अब उसके नेक्स्ट जो पॉइंट बन रहा हो डीई, और willfully suffers any other person so to do, willfully suffers any other person so to do। अब नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आ गया आपका। अब बात कही जा रही है कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी इतने एलिमेंट पूरे हो गए तो ये ऑफेंस कौन सा बन गया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 5 years और फाइन और बोथ। अब देख लीजिए थोड़ा सा इसके जो, हाँ 5 year, अप टू 5 year होगा ये, अप टू 5 years और फाइन और बोथ। अब इसके जो एलिमेंट थे उनको थोड़ा सा आप डिटेल कर लीजिए। जैसे डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स, इसकी बात हो चुकी। कन्वर्ट्स टू हिज ओन, ये बात हो चुकी। और ये जो अब नीचे बात हो रही है डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस, यानी वो गलत इंटेंशन से उसे यूज कर रहा है खुद, तब भी मान लिया जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। या उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है किसी भी रूप में, तो भी वो इस ऑफेंस के लिए लायबल हो जाएगा। अब आगे बात क्या की जा रही है? वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन। मान लीजिए जिसने इंटरेस्टमेंट किया है, यानी जो विक्टिम है, उसने अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डायरेक्शन दिया हुआ था। उसने कहा अपने क्लर्क को, मान लीजिए दिया, या वेयर हाउस कीपर को दिया, उसने क्लॉक हाउस को सामान दिया और उसने डायरेक्शन दिया हुआ था कि मेरे इस सामान को इस तरीके से रखा जाएगा या सिक्योर किया जाएगा या डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो उसने जो डायरेक्शन दिया था उसके डायरेक्शन का वायलेशन किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति बाहर है दूसरी सिटी में और अपने क्लर्क को, सर्वेंट को उसने प्रॉपर्टी दी और उसने कहा कि फला बैंक में या फला कंपनी के शेयर में इसे इन्वेस्ट कर देना, और वो व्यक्ति दूसरे किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है और वो लॉस होता है, तो माना जाएगा कि उसने डायरेक्शन का वायलेशन किया। तो यानी खुद अपने ओन यूज नहीं कर रहा है, मिस एप्रोप्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन का वायलेशन कर रहा है, तो भी मान लिया जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसने चालान के पैसे लिए हुए हैं, जैसे आपका ट्रैफिक पुलिस है या किसी दूसरे और डिपार्टमेंट में जहां की पैसे गवर्नमेंट के पास फी के रूप में या टैक्स के रूप में या चालान के रूप में आ रहे हैं, और उनके लिए डायरेक्शन है कि इसे विदिन 24 आवर ट्रेजरी में सबमिट कर देना है या जमा करा देना है, और वो व्यक्ति पैसा अपने पास रखे रहता है, तो माना जाएगा कि उसने डायरेक्शन का वायलेशन किया है। तो किसी भी रूप में जो डायरेक्शन मिले हों उस व्यक्ति को, एक्यूज्ड को, उसने उस डायरेक्शन का वायलेशन किया, तो वो लायबल हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। अब जो दूसरी बात कही जा रही है, विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन, यानी वो खुद कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्शन का वायलेशन भी नहीं कर रहा है, वो मिस एप्रोप्रिएट भी नहीं कर रहा है, अपने यूज के लिए कन्वर्ट भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया हुआ वो सफर कर रहा है, देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। यानी जिस व्यक्ति के ऊपर इंटरेस्टमेंट करते हुए प्रॉपर्टी उसे दी गई है, वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई हार्म काज किया जाता हुआ देख रहा है, लेकिन इंटरफेयर नहीं करता, तो वो तब भी लायबल हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। सर ये प्लीज एक बार लास्ट पॉइंट दोबारा समझाएंगे, विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन। लास्ट पॉइंट का ये मतलब है कि मान लीजिए मैं एक्यूज्ड हूँ, मुझे कोई प्रॉपर्टी दी गई और मैं ऊपर बताए गए किसी तरह के कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, यानी वायलेशन, डायरेक्शन का वायलेशन भी नहीं कर रहा हूँ, मिस एप्रोप्रिएट भी नहीं कर रहा हूँ, अपने ओन यूज में कन्वर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कुछ कर रहा है,
तो मैं साइलेंट हूं या इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। जैसे आपके ट्रेजरी में कोई प्रॉपर्टी किसी की सिक्योर की गई है, क्लॉक हाउस में है या थाने में है, थाने के पास भी अपना मालखाना या वो जो अरेस्ट पर्सन से सीज की जाती है प्रॉपर्टी या कहीं पे भी सीज की गई है, तो उनको रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस है। और उस प्रॉपर्टी के साथ दूसरा व्यक्ति कोई हार्म काज कर रहा है और वहां का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो इंटरफेयर नहीं करता या उसे ऐसा करने देता है, तो वो लायबल हो जाएगा इस ऑफेंस के लिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी कुछ रॉन्ग एक्शन किया जा रहा है और एक्यूज उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उसे रोक नहीं रहा है, तो वो लायबल है इस ऑफेंस के लिए। अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, यानी मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। अब इसमें दो पार्ट कर लीजिए पेज में अपने, और यहाँ पे पहला लिखिए प्रोविजन। पहली हेडिंग हो गई आपकी प्रोविजन, तो प्रोविजन में लिख लीजिए डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन पूरा या तो लिखिए या तो फिर सीधे वही डीएमपी लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, डिटेल कर लीजिएगा। डीएमपी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 314, यानी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन लेफ्ट साइड में कर लीजिए और राइट साइड में सीबीटी यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो डीएमपी वाले में लिखिए प्रोविजन में डीएमपी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 314, और सीबीटी में लिख लीजिए सीबीटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 316। अब डिफिनेशन के बेस पे डिफरेंस करिए। डीएमपी के लिए लिखिए डीएमपी committed after innocent getting, DMP is committed after innocent getting, यानी निर्दोष रूप से प्रॉपर्टी पाने के बाद ऐसा होता है। और सीबीटी में लिखिए सीबीटी इज कमिटेड आफ्टर इंट्रस्टमेंट, यानी यहाँ पे जो मेन क्रक्स है ऑफेंस का सीबीटी का इंट्रस्टमेंट है। विदाउट इंट्रस्टमेंट नो सीबीटी इज कमिटेड। अब तीसरा एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट हेडिंग डाल लीजिए एलिमेंट, और यहाँ लिखिए एलिमेंट ऑफ इंट्रस्टमेंट इज मिसिंग, एलिमेंट ऑफ इंट्रस्टमेंट इज मिसिंग। सीबीटी में लिख लीजिए एलिमेंट ऑफ इंट्रस्टमेंट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डीएमपी में एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, डीएमपी वाले पार्ट में एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, और सीबीटी में एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। पनिशमेंट, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो पनिशमेंट। डीएमपी में लिखिए up to 6 months to up to 2 years, यानी 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक। और जो आप लोग अभी पीछे बोल रहे थे कि पीछे वाले सेक्शन में, तो वहां फिर अलग पनिशमेंट है, तो वहां लिख लीजिए एंड क्लर्क और सर्वेंट। सर प्लीज रिपीट, कहाँ लिखना है ये? सर ये कहाँ लिखा है? पनिशमेंट वाले कार्डिंग में सर आवाज सर नहीं वॉइस क्लियर नहीं है सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर पनिशमेंट जो आपने बताया ना सर, पहले पनिशमेंट पहला वाला बता दिया आपने सर डीएमपी का, दूसरे वाले का पनिशमेंट बता दिए सर। डी बता रहा था कि अगर वही डीएमपी क्लर्क या सर्वेंट करता है तो अप टू 7 इयर्स तक हो जाएगा। क्लियर क्या सर, रिपीट कीजिए। क्लर्क और सर्वेंट, यानी सर्वेंट या क्लर्क ने मिस एप्रोप्रिएशन किया है तो पनिशमेंट हो जाएगा अप टू 7 इयर्स।
निकट वाला बंदा अगर करता है तो नोन बंदा। हाँ हाँ, एक तरह से मतलब एक इंटरेस्टमेंट वाली बात आ गई, यहाँ पे एलिमेंट आ गया, तो इसलिए पनिशमेंट बढ़ गया। अब दूसरा यहाँ पे सीबीटी में लिख लीजिए अप टू 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यानी यहाँ पे ग्रेविटी बढ़ गई, यानी इंटरेस्टमेंट था, विश्वास को आपने तोड़ा है, किसी के विश्वास को तोड़ दिया आपने, तो आपका पनिशमेंट बढ़ के हो गया अप टू 5 इयर्स टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब नेक्स्ट सर इसमें जो आपकी फाइन हेडिंग है, हाँ वो फाइन तो सब में वही चलेगी। ओके। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वायलेशन ऑफ डायरेक्शन, वायलेशन ऑफ डायरेक्शन। तो डीएमपी में लिखिए नो सच डायरेक्शन, यानी इसमें कोई डायरेक्शन होता ही नहीं। आपने सड़क पे सामान पा लिया, कहीं किसी भी रूप में आपको मिल गया, लाइब्रेरी से आप उठा लाए, तो डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं हो रहा है, तो नो सच डायरेक्शन। और सीबीटी में लिख लीजिए वायलेशन ऑफ डायरेक्शन, वायलेशन ऑफ डायरेक्शन मे और मे नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट प्रेजेंट। यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी जरूरी नहीं कि हर बार हर केस में डायरेक्शन दिया ही गया हो, यानी डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वही बात आप बता रहे हैं कि वायलेशन ऑफ डायरेक्शन मे और मे नॉट प्रेजेंट। अब नेक्स्ट लिखिए कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल। तो डीएमपी में लिख लीजिए एस, यानी मींस कि डीएमपी इज कंपाउंडेबल ऑफेंस, डीएमपी इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब सीबीटी में लिख लीजिए CBT is compoundable, CBT is compoundable in only one category, in only one category of carrier, warfinger, etc. यानी केवल इस मामले में ये कंपाउंडेबल है, बाकी दूसरे तरीके के जितने भी CBT होंगे, यानी So please क्रिमिनल repeat. ब्रीच ऑफ CBT में आप लिख रहे हैं कंपाउंडेबल के बारे में कि CBT is compoundable in only one category, in only one category of carrier, warfinger, etc. तो इसका क्या मतलब हुआ कि CBT जो होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो जनरली कंपाउंडेबल नहीं है, जनरली कंपाउंडेबल नहीं है, केवल इस कैटेगरी में, यानी कैरियर को आपने कोई सामान दिया, इंटरेस्ट किया उसके ऊपर, या वार फिंगर है, तो वहां पे केवल ये कंपाउंडेबल होगा, बाकी सभी मामले में जो CBT होगा वो कंपाउंडेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग, Sir, war finger क्या होता है? वॉर फिंगर क्या होता है सर? ये एक तरह से घाट वाल, जो घाट वगैरह पे है ना, लोग जो आपके सामान को भेजते हैं दूसरी जगहों पे, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी बात हो रही है। अब इसके बाद नेचर ऑफ ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस, यहाँ पे डीएमपी में लिखिए नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, बेलेबल एंड ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। और एनी मजिस्ट्रेट का मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है या इसका ट्रायल कर सकता है, क्योंकि सबसे छोटा कोर्ट ही किसी मामले को सबसे पहले इंटरटेन करता है, ये जनरल रूल है। अब इसके बाद यहाँ पे CBT में लिखिए कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, यानी इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है क्योंकि सामान आपको विश्वास के साथ दिया गया था और आपने विश्वास भंग कर दिया, तो इसलिए अब इसकी ग्रेविटी देखिए बढ़ रही है। कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1।
यानी जैसे जैसे ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ेगी कोर्ट का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे आपने मर्डर कर दिया तो मर्डर के लिए सिर्फ कौन ट्रायल कर सकता है? सेशन कोर्ट। यानी बड़ा कोर्ट बड़े ऑफेंस का ट्रायल इसलिए करता है कि बड़े ऑफेंस में पनिशमेंट ज्यादा मिलता है, तो जो सीनियर मोस्ट कोर्ट होगा वो उस मामले में एक्सपीरियंस रखता है, इसलिए उसके द्वारा फेयर रीजनेबल ट्रायल की अपेक्षा की जाती है, इसलिए बड़े कोर्ट के द्वारा बड़े ऑफेंस का ट्रायल किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप हेडिंग है आपकी रिलेशनशिप। तो डीएमपी वाले कॉलम में लिखिए नो रिलेशनशिप, यानी इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। सड़क पे आप सामान पाए, कहीं भी आप सामान पाए, रिलेशनशिप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब आप लिख सकते हैं कि नो रिलेशनशिप और मे नॉट रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा कि ज्वाइंट ओनर है तो यानी रिलेशनशिप हो गई, तो जनरली यहाँ रिलेशनशिप का मैटर नहीं है, लेकिन किसी केस में रिलेशनशिप हो भी सकती है। और सीबीटी में आप लिखेंगे अंडर सीबीटी रिलेशनशिप इज प्रेजेंट, यानी इसमें निश्चित रूप से रिलेशनशिप किसी न किसी तरह की होगी ही, क्योंकि आपको सामान इंटरेस्ट कर रहा है अगर व्यक्ति, तो कुछ न कुछ आपका उसका रिलेशन क्रिएट हो गया। रिलेशनशिप इज प्रेजेंट। अब लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए सबके नीचे, इन एवरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, in every criminal breach of trust, in every criminal breach of trust, element of dishonest misappropriation of property, element of dishonest misappropriation of property is present, but in DMP यानी dishonest misappropriation of property, but in dishonest misappropriation of property no element of criminal breach of trust, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तो उसमें निश्चित रूप से डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगा, लेकिन सभी डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में सीबीटी नहीं होगा। ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया आज का ये 2 ऑफेंस नया, और एक आपने कंप्लीट किया डकैती, और दोनों ग्रुप में आपने डिफरेंस किया, यानी उधर के 3 ऑफेंसेस में और इधर 2 ऑफेंसेस में आपने डिफरेंस किया। और जो नेक्स्ट आगे आने वाली हम लोगों की क्लास होगी उसमें हम लोग छोटे छोटे जितने टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना है जिनके, उनको हम लोग ब्रीफली एक समरी करेंगे ताकि आप फैमिलियर हो जाएं उन ऑफेंसेस से। और एक मेजर पोर्शन उसका होगा यानी कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, इन दोनों को हम लोग देखेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, ये अच्छे से करेंगे, और बाकी ऑफेंसेस को केवल एक समरी देखेंगे कि उन ऑफेंसेस से, ताकि आप फैमिलियर हो जाएं, ताकि अगर शॉर्ट में आपसे कुछ पूछ लिया जाए या वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो आप लिख सकें। अभी यहाँ तक आज के किसी टॉपिक में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई एम्बिग्युइटी हो तो पूछ लीजिए। सर आपकी वो लाइन थी ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कंपाउंडेबल इन ओनली वन कैटेगरी ऑफ, मैं वो पूरा लिख नहीं पाई, कैरियर। हाँ तो लिख लीजिए कैरियर्स, वारफिंगर इटसेट्रा, यानी ये वाली जो एक कैटेगरी होगी। इसके अलावा यानी कहीं भेजने के लिए आप सामान दे रहे हैं तब उसकी बात हो रही है कि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान दे रहे हैं तो वहां ये कंपाउंडेबल हो जाएगा, बाकी सभी जगहों पे ये नॉन कंपाउंडेबल होगा। सर एक बार जरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिमिनल कोर्ट की जो हायरार्की होती है तहसील से लेके, जरा वो बता देंगे सर जानकारी के लिए। हाँ जानकारी के लिए ही, क्योंकि अभी आपका वो वाला सब्जेक्ट तो 5th सेमेस्टर में आता है सीआरपीसी नाम से, या अब आ जाएगा बीएनएसएस के नाम से यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से। हाँ जी। उसमें होता यह है कि सबसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात की जाए क्रिमिनल कोर्ट की, तो सेशन कोर्ट होता है सबसे हायर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
उसके नीचे होता है एडिशनल सेशन कोर्ट, यानी उसी के रैंक का होता है वो भी, लेकिन चूंकि एडिशनल कोर्ट बहुत होती हैं, सेशन कोर्ट एक होता है, तो सेशन कोर्ट, देन एडिशनल सेशन कोर्ट, और फिर उसके नीचे जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है उनका जो चीफ होता है उसे आप कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, फिर सीजेएम यानी जिसे आप कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर उसके नीचे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, एंड देन लास्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2। ये पूरा आपकी हायरार्की है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। और इसके ऊपर फिर एक ही बसता है आपका स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, और नेशनल लेवल पे आप कहें या नेशनल लेवल मतलब कंट्री लेवल पे तो सुप्रीम कोर्ट। हाँ, पूरी यही आपकी। डिस्ट्रिक्ट जज दोनों को ऐड करता है सर? नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज जो है, देखिए होता क्या है कि एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आप जज कहते हैं, तो जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने फाइल रखी हुई है सिविल केस की, तो वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाता है डिस्ट्रिक्ट जज। और जब उसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने क्रिमिनल केस की फाइल रख दी जाएगी, तो वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेंज हो जाता है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक, यानी आपने बोर्ड पे देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बोर्ड पे लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी वो दोनों है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो अंदर जाएंगे आप, तो अंदर डिफरेंस सिर्फ यही है कि फाइलें जब वो डील कर रहा होता है सिविल की तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, और जब फाइलें डील कर रहा होता है वो क्रिमिनल की तो वो कहलाता है सेशन कोर्ट। अच्छा, एक और बात पूछनी थी सर, ये हाँ, सेशन जज